गुज़श्ता कुछ दिन कबल जो अमित शाह जी हमारे, जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया, वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को हम स्पेशल स्टेटस देंगे। अपने दौरे इक़्तिदार में आपने कौन कौन से काम किए? पहाड़ियों को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलेगा तो मैं भी इनका वेलकम करूंगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर एसटी स्टेटस हमें मिलता है तो पहाड़ी जो हैं और जो हमारे हम सब एसटी हो जाएंगे और एसटीओ की 25 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर में आएगी। इनके दफ्तरों से जो आरटीआई फाइल करके रिकॉर्ड तलब किया है, वहां पे हमें एक ब्लेंडर देखने को मिला है। कागजी सतह पे कोई और कहानी और जमीनी सतह पे कोई और कहानी। 10 के बाद हुए हैं, वो पब्लिक के साथ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर कल को इसके खिलाफ पब्लिक का कोई भी बंदा इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है, कोई ग्रीवेंस करता है, तो क्या आपका इसमें पूरा ताउन रहेगा उनके साथ? बिल्कुल, जो ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर कोई पब्लिक की किसी ने लूट की हुई या पब्लिक के पैसे की, अगर किसी ने करप्शन करता है कोई, तो मेरी ईमानदारी से उसका मैं साथ दूंगा। मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ कहीं पर मेरी जरूरत है तो मैं ईमानदारी से आपके साथ चलूंगा। थैंक यू जी, आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया महाराज। बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े मुश्किल सवाल पूछे और अहम सवाल पूछे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा, आप यंग टैलेंट हो, आप जैसे लोग आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान खुद ही करप्शन फ्री हो जाए। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। नाजरीन किराम, हमारा जो मकसद होता है आवाम की आवाज़, आवाम के सवालात अपने नुमाइंदों तक पहुंचाना, और उन्हें हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। पब्लिक के बिहाफ पे आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं साबिका एमएलसी पुंछ, बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब प्रदीप शर्मा साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, और आज हम इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे और हम सारे सवालात भी हमने इनसे जानने हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा अपने चैनल के लिए और मेरे साथ आपने बात की। धन्यवाद। शर्मा जी, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, गुज़श्ता कुछ दिन कबल जो अमित शाह जी हमारे, जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया, वहां पे उन्होंने ऐलान किया कि पहाड़ियों को हम स्पेशल स्टेटस देंगे। क्या इस वादे पे आप यकीन दिलाएंगे आवाम को कि जो बीजेपी की जमात है वो उतरेगी? मैं ये कहूँगा कि पहली बार जो हमारे अमित शाह जी, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी की हुकूमत में, और सब मंत्री हैं सबसे बड़े, हमारे अध्यक्ष रहे हैं ऑल इंडिया के भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये कहना कि 6-7 बार उन्होंने स्टेज से पहाड़ियों का नाम उनका लेना, और पहाड़ियों में एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी, क्योंकि हमारा नाम आज तक किसी ने नहीं लिया था। पहली बार अमित शाह जी आए और उन्होंने ये कहा कि 6 बार उन्होंने ये बोला, और ये भी साथ में बोला कि पहाड़ियों में से भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है। मैं ये सोचता हूँ कि ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम सोचें तो, ना सोचें तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमित शाह जी ये बात के हैं कि आने वाले वक्त में जो पहाड़ी जो अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका चीफ मिनिस्टर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और आने वाले वक्त में पहाड़ियों में से कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा तो उन्होंने रिजर्वेशन के लिए बोला है। मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं ये कहूँगा कि यकीनदानी तो अमित शाह जी ने कराई है। उन्होंने कहा हम कमिटेड हैं, हम कमिटमेंट पे अपनी खरी उतरेंगे। जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी उन्होंने बोला कि जो कमिटमेंट है हमारी कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस देने का, एसटी स्टेटस देने का, तो उन्होंने खुद वादा किया है। प्रधान उनका वादा करना मेरी कमिटमेंट छोटी बात है, उनका कमिटमेंट करनी बहुत बड़ी बात है। इस बात की यकीनदानी है कि पब्लिक को कब तक जो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी से लोग हैं उनको अपना जो स्पेशल स्टेटस मिलेगा? शर्मा जी, कब तक आप यकीनदानी दिलाएंगे? कितना टाइम लग सकता है इसमें? मैं ये कहूँगा कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पहाड़ी हैं, हमें वैसे भी 4% जो है वो जब सत्यपाल गवर्नर मलिक जी आए उससे पहले तो पहाड़ियों को साथ झूठे वादे ही हुए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए, चाहे वो पीडीपी ने किए, चाहे वो कांग्रेस ने किए, चाहे वो गुलाम नबी आजाद जी हूँ, चाहे वो महबूबा मुफ्ती गोया वो मैं मुफ्ती साहब हूँ, बड़े मुफ्ती साहब मारूम मुफ्ती साहब, और चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हूँ, चाहे वो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हूँ। जब भी आए तो पास इलेक्शन में पहाड़ी याद आ जाते हैं इनको, इलेक्शन के बाद ये पहाड़ियों को भूल जाते हैं। इन्होंने हमेशा पहाड़ियों के साथ वादे किए, लेकिन दिया पहाड़ियों को कुछ नहीं। पर
जब गवर्नर राज आया तो हमने भी सबने जद्दोजहद की, हमारी पार्टी ने जद्दोजहद की, और फिर 4% पहाड़ी हमें मिला। हमारे बहुत से हजारों बच्चे उसमें नौकरी में एडजस्ट हुए। कई बार किसी ने एमएससी करनी थी, वहां उसको फायदा हो गया। जगह जगह पर हमें फायदे हुए। लेकिन अगर ये नया एसटी स्टेटस हमें मिल जाता है 4%, फिर मैं आपको ये बात भी एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पहाड़ियों की जो लड़ाई है, ये 89 में जब यहाँ से पहाड़ियों की जो फाइलें गई थी, हमारा नंबर पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर बकरवाल थे, तीसरे नंबर पर जो वो मेरे गुज्जर भाई थे, उसके बाद सिप्पी और अलग अलग जो गद्दी सिप्पी ये सब उसके बाद थे। और मैं ये बड़े दुख से कहूँगा, सिर्फ एक पहाड़ी जो पहले नंबर पर, क्योंकि हमारी ऊपर पुष्पनाई करने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। हमारे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हमारी पुष्पनाई करता, तो हमारी फाइल वहीं रह गई। ठीक है, हमारे एसटी भाइयों की पुष्पनाई करने वाले वहां दिल्ली में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एसटी भाइयों को एसटी दिलवाया, तो हमारे गुज्जर भाइयों को एसटी मिल गया। एसटी भाई नहीं, वो गुज्जर भाई हैं, उनको एसटी मिल गया, तो हमें खुशी हुई। आज लगता है कि हमें भी एसटी जो है स्टेटस वो मिलेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मकसूद, खासकर मकसूद जो चौधरी साहब हैं एडीजी, उन्होंने कहा है कि अगर वो बड़े गुज्जर नेता है हमारे जोरी पुंछ के, उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ियों को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलेगा तो मैं भी इनका वेलकम करूंगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर एसटी स्टेटस हमें मिलता है तो पहाड़ी जो हैं और जो हमारे हम सब एसटी हो जाएंगे, और एसटीओ की 25 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर में आएगी। और जो अमित शाह जी ने सोचकर ये चीज़ बोली है, तो उनको पता है जिनकी 25 सीटें आएंगी एसटी भाइयों की, तो उसमें पहाड़ी भी हैं और दूसरे मेरे गुज्जर भाई भी हैं, तो सब ने मिलकर अगर 25 सीटें आती है, हमारे में से चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा को पहाड़ी चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। वो कोई भी चीफ मिनिस्टर गोया, वो कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। शर्मा जी, आप हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आप बीजेपी के एक नामवर नेता भी आपको लोग मानते हैं। अपने दौरे इक़्तिदार में आपने कौन कौन से काम किए? मैं आपसे ये बात कहूँगा कि मैं नया जब एमएलसी बना तो मन में था कि मैंने काम करना है और ईमानदारी से काम करना है। एक तो काम होता है, एक ईमानदारी से काम होता है। अगर आप मेरे काम को अगर देखना चाहते हो, आप शहर में जिस मर्जी गली में चले जाओ, आज भी 90% जो गलियां हैं जिसमें वो येलो और रेड कलर की टाइल पड़ी हुई है, वो मेरे हाथों से पड़ी हुई है। क्योंकि जिस आदमी का पहले आदमी का घर होता है, मेरा घर जो शहर था, मैं शहर से ये नहीं कि मेरा पूरा थी, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट पूरा था, पर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये आपको सारी जगह दिखाई दे रही है, जितनी भी टाइलें पड़ी हुई हैं। कोशिश की मैंने शहर को पक्का करने की, शहर की बड़ी खस्ता हालत थी। फिर उसके बाद जो मेरे सबसे बड़ा जो परेशानी थी, हमारे हॉस्पिटल की जो रोड है, तो इसको मैंने कोशिश की, जहाँ से मैं डेपुटेशन ले गया, तो मैंने कोशिश की जम्मू में जाकर हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, हम एडवाइजर साहब से मिले, शर्मा साहब से, और कोशिश की कि इसको ये जो रोड है इसको सर्कल रोड बनाया जाए, जिसकी वजह से आपने देखा है कि डीसी साहब ने अप्रिशिएट किया और डीसी साहब ने अच्छा स्टेप लिया और ये जो हमारी रोड खुल गई, वही पैसा आया हुआ है। फिर शर्मा जी, अगर मैं बात करूंगा, ये आपने जो काम बताए पुंछ के, मंडी की अगर मैं बात करूं, लोरन की या फिर साथरा की, सागनेरे की, वहां पे मतलब आपने, मुझे सुनने में आया कि आपने कुछ पीडीए में कुछ पैसा दिया बिजली डिपार्टमेंट को, लेकिन जमीनी सतह पे अगर आप आज भी जाओगे तो वहाँ उसका बुरा हाल है। कोई किसी को कहीं पे तार नहीं लगी है, तारें जो हमारी पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं। उसके बाद अगर देखोगे एक एक पेड़ को जो है जंक्शन ट्रांसफार्मर बना दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही और पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं एक बात और आपको कहूँगा, जहाँ तक मंडी का मसला है, तो सबसे ज़्यादा लीडरशिप अगर कहीं पर है वो मंडी पुल के ऊपर है, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। वो लोग जो लोग हैं मंडी, मेरे भाई हैं, काम तो हम सब ने किया है, पर कई बार नहीं भी होता है। पर मैं आपको ये बात कहूँगा कि जो मंडी की रोड है बूढ़ा मुनाथ वाली, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, इस रोड में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। संजीव वर्मा जी थे जब, जो हमारे पिछले तब मेरे होते हुए वो इसके हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, आरएंडबी के, तो मैंने बड़ी कोशिश की, 15 करोड़ का आया हुआ था। वो कह रहे थे कहाँ रखना है। मैंने एमपी साहब से, अपने मेंबर पार्लियामेंट से मिलकर ये सब कुछ करके ये जो रोड है मंडी वाली, ये रखवाई। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि पीडीडी में भी वहाँ पर मैंने काफ़ी पैसा दिया। काफ़ी रोडें, चाहे वो छेला टांगरी वाली रोड हो, चाहे वो
डन्ना डोइयाँ वाली रोड हो, मेरे हाथों से रखी हुई है। ऐसी बहुत सी रोडें जो हैं, कम से कम 20-25 रोडें मैंने अपने 2 साल के दौर में वहाँ पर रखवाई और कोशिश की जो अढ़ाई जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल बन जाए। क्योंकि एक बार मैं मंडी स्कूल में गया था, हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी में। वहाँ पर 3 कमरे थे, 4 कमरे, और 4 कमरों में कम से कम 450 बच्चों की तादाद थी और बैठने के लिए बच्चों के पास कोई क्लास कमरा नहीं था, रूम नहीं था। मैंने देखा कि, और मैंने पूछा जहाँ ज़्यादा तादाद कहाँ किस गाँव की है, वो कहते हैं अढ़ाई की है। और मैंने बहुत बड़ी जंग लड़ी जिसकी वजह से जलास में हाई सेकेंडरी स्कूल बना और मंडी में भी अढ़ाई में भी हाई सेकेंडरी स्कूल बना। कोशिश की क्योंकि जो मेरे पास ओहदा था उसके साथ इंसाफ करने की, और मैं अपनी तरफ से मैंने पूरा इंसाफ किया। बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, वहाँ हैंडपम्प का मसला था, मेरे पास बंदे आए, बस स्टैंड पे हैंडपम्प लगवाना था, मैंने लगवाया। ऐसे बहुत से हैंडपम्प लगवाए, बहुत से ट्रांसफार्मर मैंने अपने CDF से भी लगवाए, ऐसे भी लगवाए। जो हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं, पंडित दीनदयाल बिजली जो योजना आई थी उसके तहत भी लगवाए। अभी जो काम रह रहे हैं, मैं आपको एक बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जो मेरे मंडी के भाई हैं, जयपुंज के भाई हैं, उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की एक सोच है कि कोई भी घर जो है ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में बिजली नहीं होगी, कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें पानी नहीं होगा, कोई ऐसा कच्चा मकान नहीं बचेगा जो पक्का नहीं होगा। क्योंकि आगे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 2.5 मकान आते थे एक पंचायत में, आज अनलिमिटेड आ रहे हैं, आप जितने बना सकते हो, कोई मकान जो नहीं बचेगा। पहले तो 2.5 मकानों के साथ भी क्या होता था वो भी आपको बताया। सरपंच, बड़े बड़े खड़पैंच, बड़े बड़े नेता, MLA, ये लोग 2.5 मकान कहाँ हजम हो जाते थे पता ही नहीं चलते थे। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी, ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए थे। लेकिन शर्मा जी, एक मिनट, आपने बात की PMAY की, मैं PMAY की बात करूं या फिर PM किसान की बात करूं, जहां पे भी हम जाते हैं आवाज सुनने के लिए लोगों की, तो वहां से ये बात हमें पता चलती है कि वाकई में रियलिटी में ये 2 काम इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो इसकी वो अगर आप हमारी पुरानी स्टोरीज खोल के देखोगे तो वहां हर कोई कहता है कि मरकजी सरकार फंड्स दे रही है हर स्कीम को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं पे शर्मा जी, अगर मैं बात करूं PM किसान की या फिर PMAY की, बहुत सारे हमारे लोग, गरीब जनता ऐसी है जो अभी तक निगलेक्ट हुए, जिनके नाम नहीं आए हैं, तो उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये आपसे यहीं बैठकर ये अपील नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो लोग रह गए, कुछ लोग, बड़े लोग रह भी गए, सर्वे में द्वारा सर्वे हो रहा है, कोई आदमी नहीं बचेगा जिसके पास मकान नहीं होगा, सबका सर्वे द्वारा होगा। कुछ लोग जो हैं वो गलत सर्वे हुआ था, तो अभी कुछ लोग रह गए हैं, वो भी सर्वे में वापस आ जाएंगे, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइड खुलने वाली है। ऐसे बहुत से काम हैं, मतलब किसी भी बात के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक जो कोशिश रही है कि अंतिम जो व्यक्ति है, अगर एक लाइन लगती है, अंतिम व्यक्ति तक सारा कुछ, अंत्योदय उसको बोलते हैं, अंतिम व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि पहले 10 ले ले तो बाकी 20 बच जाएं, जब पहले 29 ले ले और 31 में तो 2 बच जाएं, 2 भी नहीं बचेंगे, तो पहले पिछले 2 को भी मिलेगी तो आगे पहले 2, सब बीच वाले को सबको मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और ये इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रधानमंत्री। शर्मा जी, अगर मैं बात करूं जिस तरह से राशन कार्ड का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है। जो लोग BPL के मुस्तहिक थे उन्हें APL में रखा, जो APL के मुस्तहिक थे जनाब उन्हें BPL में डाल के। शर्मा जी, अगर एक किस्म का मानोगे, आवाम आपको देखेगी जब, तो ये गरीब जनता के साथ फेवरेटिज्म स्कैम हुआ है। हाँ, ये बात आपने कही है। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं जो ये, मैं भी सोचता हूँ कि इनको BPL में होना चाहिए। उनको पर्सनली मैं जानता हूँ, उनके लिए खाने के लिए, घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती है, लेकिन उनका नाम नहीं होता है, बड़े बड़े अमीर लोगों का नाम होता है। तो मैंने आगे भी DC साहब को भी बोला था, और वहाँ पिछली बार बशीर खान साहब हमारे एडवाइज़र आए थे, मैंने उनसे भी बात की थी। ऐसे लोगों की द्वारा जो है वो इंक्वायरी की जाए, और जो जायज़ लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि जो जिनका नाम आ गया उनके नाम ना काटें, लेकिन जिनको ज़रूरत है और लोगों को, तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ करके उन लोगों को भी दे, ताकि सबका भला होना चाहिए, गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए। शर्मा जी, जहाँ तक सवाल रहता है 170 और 35A का, और वहाँ पे मैक्सिमम जो BJP के हमारे नामवर नेता, उनका कहना है कि ये हमारा मंशूर था, हमने इसको हटाया। तो लेकिन 370 और 35A के मंसूखे के वक्त शर्मा जी 2 नारे लगाए गए थे, एक करप्शन फ्री इंडिया और साथ में लगाया करप्शन फ्री J&K, और साथ में डिजिटल J&K, ये था।
अगर मैं शर्मा जी बात आपसे जानने की कोशिश करूं, जमीनी सतह पे जो है कहानी कुछ और है, फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ साथ मैं अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात करूं तो एक जगह ब्लॉक लोर में ऐसी है बेला बाला, जहां तक अब लोगों को वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिला है। मोबाइल नेटवर्क की मैं बात जहाँ तक कहूँ कि शहर के पास भी जो कुनैया गांव है जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जलास में प्रॉब्लम है। आप लोयल बेला की बात करते हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं। आस्ता 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 ये आगे डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है। पर दूसरी तरफ जो मैं आपसे कहूँगा कि जो 370 था, ये 370 हमारे ऊपर ऐसे ही एक ऐसी लादी हुई चीज़ थी जिसका हमें ना, वो 370 का मतलब मैं एक ही समझता हूँ कि अगर सेंटर 370 करोड़ रुपया भेजती है तो 70 करोड़ रुपया लगता था, तो 300 करोड़ हमारी जो कश्मीर के जो लीडर है वही खा जाते थे। 370 का यही मतलब था, और कोई 370 का मतलब नहीं था। मैं आपसे ये कहूँगा कि 370 जो है वो अगर टूटा है, अगर करप्शन फ्री की आप बात करते हो तो करप्शन फ्री हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, उनका ये कहना है कि अगर 91 रुपया सेंटर से आता है तो 90 पैसे जो है रास्ते में गुम हो जाते हैं, 10 पैसे पहुंचते हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने डिजिटल इंडिया की बात करते हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी का अकाउंट जो है, जब नए अकाउंट खुल रहे थे बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज के, तो आदमी सोचता था ये क्या नई नई बातें जो लड़ा रहे थे। लेकिन अब अकाउंटों में सीधा पैसा आता है, हर चीज की सब्सिडी सीधी आती है, किसानों के पैसे सीधे आते हैं, हर चीज का पैसा, मकान के पैसे सीधे आते हैं, सबके पैसे जो है सीधे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। तो करप्शन फ्री भारत, तो मैं सोचता हूँ वो प्रधानमंत्री जो सोच है वो हो रहा है और होकर रहेगा। और डिजिटल का भी यही मसला है जो आपने डिजिटल की बात की है, ये डिजिटल भी वही सिस्टम है कि आपके अकाउंटों में सब कुछ पड़ रहा है, डिजिटल इंडिया है तब भी हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री की सोच थी और आपने जो बातें कही हैं वो प्रधानमंत्री उस पर खरे उतर रहे हैं। शर्मा जी, आप हमारे नामवर नेता हैं और बीजेपी इस टाइम इक़्तिदार में है, लेकिन अभी भी अगर मैं बहुत सारी जगहों की बात करूं जो हमने इनके दफ्तरों से जो आरटीआई फाइल करके रिकॉर्ड तलब किया है, वहां पे हमें एक ब्लेंडर देखने को मिला है। कागजी सतह पे कोई और कहानी और जमीनी सतह पे कोई और कहानी। एक रोड की, शर्मा जी मैं आपको कहानी बताता हूँ। वो रोड है कि 2009-10 में उसका काम शुरू किया गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट होने में नहीं आई, और 2 करोड़ से जायद का पैसा जो है वहां पे कुछ निस्तो नाबूद किया उसको। और उसके बाद इस बार पंचायत में बैक टू विलेज का 10 लाख रुपया पड़ा और उसमें से 4 लाख पेमेंट। और पेमेंट किसकी की शर्मा जी? पुरानी रोड जो थी ना उसको शो करवा के, उसकी मेजरमेंट करवा के बिल निकाला गया। सर ये तो सीधा ना फिर पब्लिक को लूटा जा रहा है। कुछ लोग हमारे जो है तरक्की के नाम पे लूट रहे हैं। नहीं, पर इसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये सारी गलतियां हमारी हैं। आज आप जब चाहो प्रधानमंत्री की जो कंप्लेन का उन्होंने को जो ऑनलाइन रखा हुआ है, आप वहाँ कंप्लेन डाल सकते हो। आप एलजी के वहाँ कंप्लेन डाल सकते हो, आप चीफ सेक्रेटरी है वहाँ कंप्लेन डाल सकते हो। अगर कुछ भी गलत होता है 1 मिनट में ऊपर से बाई नेम कंप्लेन आप डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो और ऊपर से 1 मिनट में कंप्लेन आ जाती है और कंप्लेन की इंक्वायरी भी होती है और सारे काम बंद हो जाते हैं। जो गलत करेगा, फिर आपने देखा पिछले 2-2.5 महीने में कम से कम 30-35 जो मुलाजम हैं गवर्नमेंट के, सरकारी मुलाजम, वो हर महीने 3-4-5 जो हैं वो ऐसे करप्ट लोग हैं जो उड़ जाते हैं। पुंछ में आप देखोगे जो लोग निर्गा में करप्शन करते थे, कहीं और करप्शन करते, आज आप उनके सामने पैसे का नाम लो वो डर जाते हैं। उनको पता है नौकरी हमारी खतरे में है, हम कभी भी चले जाएंगे, चाहे वो जेई हो, चाहे वो BLW हो, चाहे वो कोई और हो। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि करप्शन करना आगे कोई इतना आसान काम नहीं है। जो करप्शन करेगा वो भुगतेगा भी, तो उसने भुगतना भी है। तो मैं अभी लोगों से अपील करूंगा कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, करप्शन को बंद कर दो। गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है। जो कोई चोर है, करप्शन करता है, उसका बचना जो है बहुत मुश्किल काम है। मतलब अपनी ईमानदारी से काम करो। जो पे मिलती है, अगर नहीं आपको पे में गुजारा होता है, नौकरी छोड़ दो और कोई काम करो, बिजनेस करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही करना है। तो गवर्नमेंट के हाथ बहुत लंबे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो ब्लैक शीप बैठी हुई थी, सबके ऊपर जो कार्रवाई जो जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह पे हो रही है, तो लोगों को अपना बचा के चलना चाहिए और ईमानदारी से अपना जो गुजर बसर जो है करनी चाहिए। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट को लेके बात करेंगे। ब्लॉक लोरन में 370 और 35 एक ही मनसूखे की बात। सिर्फ मैं ब्लॉक लोरन की बात करूंगा क्योंकि रिपोर्ट के सिवाय कोई बात करना, एलिगेशन लगाना भी झूठा होता है, वो लगाने वाला झूठा होता है। तो शर्मा जी, 2 करोड़ 50 लाख के आसपास ब्लॉक लोरन में पैसा जो रिलीज किया गया सेंटर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम शुक्रगुजार हैं जो पैसा भेज रही है,
लेकिन अगर उसको जमीनी सतह पे सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, शर्मा जी गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई पैसा जमीन पे लगा नहीं, अब कैसे बनेगा, कि सुधार कैसे आएगा? मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसा कुछ लगता है, आप मेरे साथ अभी आपने बात की, आप थोड़े से मुझे कागज दो, मैं भी इसकी इंक्वायरी जो है वो करवाऊंगा। इस मसले में आपको कुछ भी लगता है, आप एक बार मेरे साथ बात कर लिया करो, मैं भाई हूँ आपका बड़ा, तो मैं इस बात की इंक्वायरी कराऊंगा। अगर कोई पैसा गलत जगह पे लगता है, कोई पैसे की लूट होती है, कोई कुछ लूट सूट होती है, करप्शन होती है, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट माफ़ करने वाली नहीं है। आप मुझे जब बोलोगे मुझे कोई डॉक्यूमेंट दो, तो मैं खुद ही परस्यू करूँगा। शर्मा जी एक लास्ट और अहम सवाल मेरा आपसे रहेगा, तो टीएसपी के हवाले से बात करूंगा, जो हमारी गुजर बरादरी का पैसा था, वो स्कीम कब से आई है? लोग इससे अनअवेयर थे, लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन अब जो हमारी डीडीसी जो इक़्तिदार में आए, उन्होंने लोगों को बताया कि टीएसपी स्कीम है क्या। टीएसपी स्कीम्स के अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं 2010 के बाद, लेकिन गुजर बरादरी का भी जो गला काटा गया है। मैं ये सोचता हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी घूमते रही हैं, आप खाली गुज्जर बरादरी सब बरादरी का गला काटा गया है, क्योंकि उनका राम नाम जपना और पराया माल अपना ही था। उनका जो भी था वो खाली टीएसपी का नहीं, सबका पैसा उन्होंने खाया है। लेकिन आगे जो है वो ये नहीं है कि डीडीसी बीडीसी, ठीक है 73 अमेंडमेंट हुई तो एक ताकत मिली है, हर गांव में बीडीसी हो गया, डीडीसी हो गया, ऐसे मेरे भाइयों को और सरपंचों को ताकत मिली है, जिसकी वजह से कुछ काम जो है वो सामने हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सब लोग। पर इतनी बात जरूर कहूँगा कि जहाँ तक करप्शन है, करप्शन का बोलबाला तो पहले रहा है, लेकिन अब जो टीएसपी का नहीं पता चला है। मैं जब एमएलसी बना तो मैंने लोगों को बताया कि सीडीएफ भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने अपने सीडीएफ से ये सारे काम करवाए हैं, तो मैंने लोगों को सीडीएफ भी बताया है। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आस्ता आस्ता लोगों को पता चलता है। मैं ये कहूँगा कि करप्शन फ्री भारत, जब तक करप्शन के लिए से हमें निजात नहीं मिलेगी, जो पीछे 10 साल उसकी इंक्वायरियाँ गवर्नमेंट करेगी, 2010 के बाद क्या हुआ या पहले क्या हुआ, लेकिन आगे जो है वो जब से मोदी सरकार आई है तो करप्शन करना कोई आसान काम नहीं है। आज ईमानदारी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद ईमानदार है। वो अपने आप को प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं, वो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं। और अगर प्रधानमंत्री चौकीदार है तो हम चौकीदार से भी नीचे हैं। तो हमारा चौकीदार ठीक है, तो हम सबको चौकीदार के साथ खड़ा रहना चाहिए। शर्मा जी जो हमारा चैनल है, हमने बनाया खाली आवाम की आवाज़ के लिए, आवाम मसाइल है उन्हें उजागर करने के लिए बनाया है। जो भी घोटाले 2010 के बाद हुए हैं वो पब्लिक के साथ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर कल को इसके खिलाफ पब्लिक का कोई भी बंदा इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है, कोई ग्रीवेंस करता है, तो क्या आपका इसमें पूरा ताउन रहेगा उनके साथ? बिल्कुल, जो ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर कोई पब्लिक की किसी ने लूट की हुई है, पब्लिक के पैसे की, अगर किसी ने करप्शन करता है कोई, तो मेरी ईमानदारी से उसका मैं साथ दूंगा। मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ कहीं पर मेरी जरूरत है, तो मैं ईमानदारी से आपके साथ चलूंगा। ईमानदारी से आपके साथ चलने के लिए हर टाइम तैयार हूँ, और कोई ऐसी बात होती है तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपको भी, आप प्रेस के बंदे हो, आपने एक नया बीड़ा उठाया हुआ है ईमानदारी से काम करने का, आपको भी आगे रहना चाहिए, तो मैं आपके साथ हूँ। शर्मा जी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपने मेरे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया महाराज, बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े मुश्किल सवाल पूछे और अहम सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा, आप यंग टैलेंट हो, आप जैसे लोग आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान खुद ही करप्शन फ्री हो जाए। नाज़रीन इकराम, अभी आप समाअत फरमा रहे थे प्रदीप कुमार शर्मा, हमारे साबका एमएलसी और बीजेपी के नामवर नेता। अब किसकी क्या राय होगी वो कमेंट्स करें, और आवाम की आवाज के लिए इफ्तिकार सोफी की खास रिपोर्ट पुंछ दे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।